Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बच्चा इसके अलावा बाकी जितने भी यूनिट्स आपके कोर्स के अंदर है वो हम लोगों ने ऑलरेडी तैयार कर ली। तो अगर आपका कोई चैप्टर रह गया या फिर पूरी यूनिट अगर आपको पढ़नी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैक्रो की प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से तैयार कर लो। अब बात करते हैं बच्चा इस यूनिट की। तो बच्चा इस यूनिट के अंदर हमारे पास में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन। बच्चा इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये पूरा बेसिक चैप्टर है हमारा। देन सेकंड चैप्टर है हमारे पास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। तो ये सारी बेसिक चीजें हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे। देन थर्ड चैप्टर है हमारे पास में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे जीडीपी, एनडीपी। देन फोर्थ चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कौन कौन से मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस यूनिट में हम लोग टोटल 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। तो बच्चा ये सारे चैप्टर्स हम लोगों को हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस एक ही वीडियो के अंदर हम लोग ये पूरा चैप्टर हमारा तैयार करने वाले हैं। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बच्चा मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने से पहले थोड़ा सा जरा पुराना याद करो कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हम लोगों ने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी। देखो हमें पता है हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। मैं कहती हूँ वाटर एक रिसोर्स है, लिमिटेड है। इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स है, लिमिटेड है। हमारे पास में जो मनी है वो भी एक रिसोर्स है, लिमिटेड है। तो हमें पता है हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज की कमी होती है। कमी को बोला जाता है स्केर्सिटी। बट जो इंसान की वांट्स हैं, जो ह्यूमन वांट्स हैं, वो ह्यूमन वांट्स कैसी होती हैं बेटा, अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। तो हम सोचते हैं भाई कि हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से यूज करें कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो सके। हम इन रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से यूज करते हैं ताकि हमें इन रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, और इसी पूरे सब्जेक्ट को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। एक बार दोबारा बताती हूँ, हमें पता है हमारे जो रिसोर्सेज वो लिमिटेड है। मनी क्या है, एक रिसोर्स है। अगर मैं कहती हूँ इस टाइम पर मेरे पास में 500 रुपीज रखे हैं, ये 500 रुपीज क्या है, मेरे लिए एक रिसोर्स है। बट ये क्या है, लिमिटेड है। भाई 500 रुपीज तो लिमिटेड है, बट मेरी वांट्स अनलिमिटेड है। मैं इस 500 से बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। तो बच्चा मैं इस 500 रुपीज को कुछ इस तरह से यूज में लूंगी कि मुझे इन 500 रुपीज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, मैं इनका बेस्ट यूज करूंगी, और इसी पूरे सब्जेक्ट मैटर को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी, और अब हम लोग 12th में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने कैसी चीजें पढ़ी थी, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है। बच्चा मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इन्हीं इकोनॉमिक इश्यूज, इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक इंडिविजुअल लेवल के तौर पर नहीं पढ़ेंगे, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड नहीं पढ़ेंगे, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई नहीं पढ़ेंगे। हम इन्हीं इश्यूज को पूरी कंट्री के लेवल पर डिस्कस करेंगे। कंट्री को इकोनॉमी बोला गया है यहाँ पर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम इन इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक इंडिविजुअल के लेवल पर डिस्कस ना करके बल्कि पूरी कंट्री के लेवल पर डिस्कस करते हैं। यहां पर हम लोग डिमांड नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड। सप्लाई नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई। तो जब किसी भी इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक बड़े लेवल पर स्टडी करा जाता है, पूरी कंट्री के लेवल पर स्टडी करा जाता है, उसे बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है यहां तक। अब बात आती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चा फर्स्ट है बेसिस ऑफ स्टडी। इट स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। बच्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल लेवल पर।
कि एक इंडिविजुअल कितनी डिमांड कर रहा है, एक इंडिविजुअल सेलर कितनी सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम सारी प्रॉब्लम्स को एक इंडिविजुअल के लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सारी प्रॉब्लम्स को कंट्री के लेवल पर, कि पूरी कंट्री में कितनी डिमांड है, पूरी कंट्री में कितनी सप्लाई है, कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल है, कंट्री की कैसी पोजीशन है, कंट्री की कितनी ग्रोथ है, गवर्नमेंट बजट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम बड़े बड़े मुद्दे डिस्कस करते हैं, यहाँ पर एक इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग बात करते हैं। सेकेंड है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। बेटा यहाँ पर इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है कि एक कंज्यूमर की क्या डिमांड है, एक प्रोड्यूसर की क्या सप्लाई है। जबकि यहाँ पर हम कैसे वेरिएबल्स डिस्कस करते हैं, बड़े बड़े एग्रीगेट डिमांड क्या है, टोटल डिमांड क्या है कंट्री की टोटल सप्लाई क्या है। थर्ड है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। बच्चा एग्रीगेशन का मतलब होता है टोटल। तो बच्चा यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात कर लूँगी कि एक पर्टिकुलर गुड की मार्केट के अंदर टोटल डिमांड क्या है, एक पर्टिकुलर गुड की मार्केट के अंदर टोटल सप्लाई क्या है। तो मैं टोटल की तो बात कर रही हूँ, बट एक पर्टिकुलर गुड की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर एग्रीगेशन टोटल है, बट लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। जबकि यहाँ पर है हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, कि पूरी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स हैं उन सारे गुड्स की डिमांड क्या है, पूरी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स हैं उन टोटल गुड्स की सप्लाई कितनी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन है, हम हर चीज़ में सिर्फ टोटल देखते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल इशू। बेटा यहाँ पर एक इंडिविजुअल सोचता है भाई मैं मेरे पैसे को कहाँ खर्च करूँ कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। एक प्रोड्यूसर सोचता है भाई मैं मेरे पैसे को खर्च करके कौन सी चीज़ बनाऊँ जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर सेंट्रल इशू है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जबकि यहाँ पर सेंट्रल इशू है भाई पूरी कंट्री के अंदर कितना आउटपुट होगा, पूरी कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितनी सप्लाई करेंगे, कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल है। तो यहाँ पर बड़े बड़े इशूज डिस्कस किए जाते हैं। फिर बात आती है अजम्पशंस। बेटा जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब हम मैक्रो से रिलेटेड सारी चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं। हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, एग्रीगेट डिमांड में कोई चेंज नहीं है। वहीं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब हम माइक्रो से रिलेटेड सारी चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं। हम कहते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड में कोई चेंज नहीं है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। अब बात आती है इकोनॉमिक एजेंट्स। एजेंट्स मतलब बेटा जो लोग डिसीजंस लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर डिसीजंस कौन लेते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर डिसाइड करेगा उसे कितनी डिमांड करनी है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा उसे कितनी सप्लाई करनी है। बट यहाँ पर जो इकोनॉमिक एजेंट्स है वो बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर तो इकोनॉमिक एजेंट्स इंडिविजुअल्स हैं, जबकि यहाँ पर इकोनॉमिक एजेंट्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। अब बात आती है मेथड ऑफ स्टडी। तो इसका बस नाम याद कर लो, यहाँ पर जो मेथड ऑफ स्टडी है उसे बोला जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और यहाँ पर जो मेथड ऑफ स्टडी है उसे बोला जाता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात आती है बेटा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप का मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, कुल मिला के हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं ये कह दूं कि इस बुक का पूरा इंडेक्स देख लो, वही क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। जितने भी चैप्टर्स आप लोग आगे पढ़ोगे वही क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। तो फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखोगे। हमें पता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो फर्स्ट स्कोप हो गया कि यहाँ पर आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखोगे और उससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स आप सीखोगे, जैसे जीडीपी किसे कहते हैं, एनडीपी किसे कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये फर्स्ट स्कोप हो गया। सेकेंड है हमारे पास में थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, और मैं कहती हूँ कि कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। तो आप देखोगे भाई अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कॉजेस है, क्या क्या रीजंस है, क्या कारण है, किस वजह से कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, और कैसे इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को करेक्ट किया जा सकता है, कैसे कंट्री के अंदर बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप कहाँ देखोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। थर्ड है थ्योरी ऑफ मनी। आप लोग मनी के बारे में पढ़ोगे कि कमर्शियल बैंक्स किस तरह से मनी क्रिएट करते हैं। भाई कंट्री के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वही मनी को क्रिएट करते हैं। हम जो कमर्शियल बैंक्स में जाके पैसा जमा कराते हैं उसी पैसे से फर्दर मनी क्रिएट करी जाती है। ये सब भी आप कहाँ पे पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आने वाले चैप्टर्स के अंदर।
देन है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, कि किस तरह से किसी भी गुड, किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिसाइड की जाती है, प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस दाम में इस चीज को बेचा जाएगा, ये प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है, ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। भैया कई बार कंट्री के अंदर क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई बहुत ज्यादा आ जाती है, कई बार कंट्री के अंदर हर चीज की प्राइसेस गिरती जाती है, कंट्री के अंदर डिफ्लेशन आ जाता है। तो किस तरह से इन्फ्लेशन, महंगाई या फिर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स को करेक्ट किया जाए, ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। रोल ऑफ गवर्नमेंट, हमें पता है गवर्नमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। गवर्नमेंट हर साल अपना बजट निकालती है जिसमें बताती है कि गवर्नमेंट के पास में कहां कहां से पैसा आने वाला है, गवर्नमेंट के पास में कहां कहां से रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट कहां कहां पर उस पैसे को खर्च करने वाली है, गवर्नमेंट अपनी इनकम भी दिखाती है, अपना एक्सपेंडिचर भी दिखाती है। तो गवर्नमेंट के रोल के बारे में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे गवर्नमेंट बजट चैप्टर के अंदर। देन सिक्स्थ है एक्सचेंज रेट, कि भाई मैं कितने इंडियन रुपीस दूं कि मेरे पास में एक यूएस डॉलर आ जाए। भाई एक यूएस डॉलर कितने इंडियन रुपीस का होता है, एक ब्रिटिश पाउंड कितने इंडियन रुपीस का होता है, इसी को बोला जाता है एक्सचेंज रेट। इस चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी आप इस बुक के एड में पढ़ोगे। देन लास्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मतलब हमारी कंट्री बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करती है, दूसरी तरफ हमारी कंट्री दूसरी देशों से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करती है। तो ये सारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, ये भी हम सब कहां पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो क्या क्या देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है, कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, उस अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या रीजन है, उसे कैसे सही किया जाता है, किस तरह से कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई होती है, किस तरह से कंट्री के अंदर चीजों की दाम जो है, चीजों की जो प्राइस है वो डिसाइड की जाती है, गवर्नमेंट का क्या रोल है कंट्री की ग्रोथ के अंदर, एक्सचेंज रेट किस तरह से डिसाइड होती है कि कितने इंडियन रुपीस दें तो हमारे पास में यूएस डॉलर आए, कितने इंडियन रुपीस दें कि हमारे पास में एक ब्रिटिश पाउंड आए। वहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं, हमारे इंपोर्ट्स कितने हैं। तो ये सारा पूरा क्या है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना कंट्री के लिए क्यों जरूरी है। तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है, इट गिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी से हमें कंट्री के बारे में नॉलेज मिलती है कि हमारी नेशनल इनकम क्या है, हमारी कंट्री के अंदर कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट का क्या योगदान है, कंट्री के अंदर कितनी गरीबी है, कितनी पॉवर्टी है, इन सब चीजों का पता चलता है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से। सेकंड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बेटा कंट्री में कई बार क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन मतलब हर चीज की प्राइसेस इंक्रीज होती जाती हैं। वहीं कंट्री में कई बार आ जाता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब हर चीज की प्राइसेस गिरती जाती हैं। तो ना कंट्री के लिए इन्फ्लेशन अच्छा होता है, ना कंट्री के लिए डिफ्लेशन अच्छा होता है। तो कंट्री के अंदर एक स्टेबिलिटी किस तरह से बना के रखनी है, ये सब का भी पता हमें किससे चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। थर्ड है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से ही इकोनॉमिस्ट को, हमारी आरबीआई को, हमारी गवर्नमेंट को पता चलता है कि भाई कंट्री किस तरह से चल रही है, कंट्री के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनानी है ताकि कंट्री की ग्रोथ हो सके, कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अभी हम लोगों ने देखा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमें बताता है हमारी कंट्री के कितने एक्सपोर्ट्स हैं, कितने इंपोर्ट्स हैं, उसका भी पता हमें किससे चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी। भाई कंट्री के अंदर कितनी पॉवर्टी है, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बेसिक इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर सकते, इस पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेस हैं, पॉवर्टी की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट किस तरह से करेक्ट कर सकती है, ये सारी चीजें भी हम कहां पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि भाई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेस है, इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। लास्ट है बेटा पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की वजह से गवर्नमेंट को पता चलता है कंट्री के अंदर कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी गरीबी है, कितनी पॉवर्टी है, और इन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए कंट्री की जरूरतों के हिसाब से सरकार आने वाले टाइम के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में बच्चा हम लोगों ने क्या देखा, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।